हेलो सुपर लर्नर्स। तो स्वागत है आप लोगों का एक और पेपर के इवैल्यूएशन में। तो जो साइंस का पेपर हम इवैल्यूएट कर रहे थे और मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा था कि कौन सी गलतियां हमें अवॉइड करनी चाहिए अगर हम पेपर लिख रहे हैं, तो क्या हमारे प्रेजेंटेशन स्किल्स होने चाहिए। अब इसको बताने का मुझे सबसे बेहतरीन तरीका लगता है, वो कहता है ना, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता। तो वो सामने सामने तुम्हारे एकदम चेक करके बता देता हूँ। बाय द वे, अगर तुम ज्वाइन करना चाहते हो इसी तरीके का टेस्ट सीरीज, तो आपको आरंभ बैच ज्वाइन करना चाहिए या फिर टेस्ट सीरीज। आरंभ बैच में टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड है तो अलग से नहीं खरीदना पड़ेगा। तो आपको आरंभ बैच, मेरे एंड से सजेशन है, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और ये जो स्क्रॉल घूम रहा है इसको भी आप पढ़ सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये जो पेपर हमें सबमिट किया है, ये हमें सबमिट किया है सागर ने। ठीक है, सागर एक स्टूडेंट है जिसने पहले टेस्ट सीरीज लिया था एंड आफ्टर दैट ही ज्वाइन आरंभ बैच 2। तो आपको भी आरंभ बैच ज्वाइन करना चाहिए। अब जो क्वेश्चन पेपर है हमारा वो यही वाला है जो हम लास्ट टाइम से देख रहे हैं। और मैं सारे क्वेश्चन पेपर्स आपके सामने रिवील भी नहीं करना चाहता हूं क्योंकि फिर बच्चे आंसर देख लेंगे ना। तो एक आध क्वेश्चन पेपर, 2-3 क्वेश्चन पेपर लेकर के मैं आपके सामने कैसे लिखना चाहिए वो बता रहा हूं। अब दूसरी एक छोटी सी बात यहां पे मैं और बताना चाहूंगा कि जो बच्चे भी हमारे टेस्ट सीरीज दे रहे हैं वो लोग वीडियो जरूर देखते हैं। तो आप लोग क्या करो ना कि बोर्ड का आंसर शीट खरीद के ले आओ और उसमें करो, नोटबुक में सॉल्व करना बंद करो, वरना पेपर नहीं चेक करूंगा आगे से। मजाक कर रहा हूं, बट प्लीज वो पेपर खरीद के ले आओ। तो ये हमारा क्वेश्चन पेपर है। पहला क्वेश्चन नंबर 1 देख लो क्या है, एमसीक्यू है। अब अकॉर्डिंग टू यहाँ पे देखो, अ पर्सन वेट 60 न्यूटन ऑन द अर्थ, हिज वेट ऑन द मून विल बी। इन भाई साहब ने 10 न्यूटन लिखा है जो कि बिल्कुल सही है। ठीक है, फिर यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखो क्या है, ड्यूरिंग द न्यू लैंड टाइम डैश एलिमेंट वे नोन। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, 56 एलिमेंट, बिल्कुल सही लिखा है इन्होंने। फिर ये एकदम सही जा रहा है, ऑप्शन ए लिखा है क्या? हाँ ए लिखा है यहाँ पे, ऑप्शन डी लिखा है। फिर थर्ड वाला, द रिएक्शन ऑफ आयरन नेल विद कॉपर सल्फेट इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इन्होंने लिखा है। और अब बी लिखा है, तो क्या बी ही ऑप्शन है डिस्प्लेसमेंट? हाँ जी बिल्कुल है। चौथा देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसका जो आंसर है दैट इज सी। तो क्या इन्होंने लिखा है कि चौथे का आंसर सी? बिल्कुल सही लिखा है। मैं सागर को एक सजेशन देना चाहूंगा कि सागर, आप जो आंसर है ना उसको थोड़ा सा अंडरलाइन कर दिया करो। ठीक है, एक लाइट सा एक अंडरलाइन कर दिया करो, या फिर आप बोर्ड का पेपर यूज करो, ये मेरा सजेशन है। तो यहाँ पे इन्होंने लिख दिया। और अगला लास्ट वाला क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, डैश इज यूज्ड टू स्टडी द एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर, इसका आंसर है होप्स apparatus, विच इज ऑप्शन नंबर सी। एंड इन्होंने भी लिखा है ऑप्शन नंबर सी। मुझे पढ़ के बहुत अच्छा लगा और यहाँ पे इनको मिलता है पूरे 5 मार्क्स। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला वाला क्वेश्चन इन्होंने अच्छा किया है लेकिन ये गलत किया है। अभी ये दूसरा देखो, यहाँ पे क्या है ना कि ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इट इज नॉट अ सब क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, तो मैं सागर को और आपके सागर जैसे जितने भी बच्चे देख रहे हैं यहाँ पे, जो लोग इस टेस्ट सीरीज में नहीं है, फिर अगर आप ज्वाइन करने वाले आरंभ बैच तो बहुत बढ़िया। ठीक है, तो मैं उनको सजेस्ट करना चाहूंगा कि आपको जब भी आप एक नया क्वेश्चन स्टार्ट करो, लाइक ये क्वेश्चन नंबर 1 का ABCD रहता तो ठीक है, लेकिन अब ये नया क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, फ्रेश नया क्वेश्चन, 1 के बाद 2 पे जा रहे हो, तो आपको क्या करना चाहिए, एक नया पेज लेना चाहिए। ठीक है, सागर यहाँ पे आपने ये मिस्टेक कर दी, बट अगली बार इस बात का ध्यान रखना। तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे ये सब, ये लाइन वाइन मारने की कुछ जरूरत नहीं है, बकवास लगता है। ठीक है, आप सीधे क्वेश्चन नंबर 2 लिखो और आगे बढ़ो। पहला क्वेश्चन देखो, इन्होंने क्वेश्चन के नाम पे लाइन मार दिया, दैट इज रॉन्ग, ये नहीं करना चाहिए वैसे। तो क्वेश्चन क्या देखो, राइट एनी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो देखो, इट इज अ वीक फोर्स, बहुत सही बात है। इट इज अट्रैक्टिव इन नेचर, ये भी सही है। इट डिपेंड्स ऑन द 2 यूनिट मास, इट डिपेंड ऑन मास, ठीक है ये सही है, बट इन्हें 2 ही चाहिए था। तो इन्होंने जो लिखा है वो बहुत सही लिखा है, तो मैं इनको यहाँ पे 2 मार्क्स दे दूंगा। ठीक है, मैं यहाँ पे इनको 2 मार्क्स दे दूंगा। तो यहाँ पे मैं साइड में से 2 मार्क लिख करके गोल कर देता हूँ कि हमें समझ में आए। अब दूसरा पेपर, इन्होंने टोटल 5 सप्लीमेंट सबमिट किया। अब दूसरा वाला देखते हैं कि कौन सा है। आगे पीछे सप्लीमेंट्स इन्होंने सबमिट कर दिए, सीक्वेंस नहीं है, तो ये भी एक गलत बात है। क्या हमारा दूसरा क्वेश्चन ये है, डिफरेंस बिटवीन मेंडलीव एंड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? जी हाँ बिल्कुल। और इस 2 मार्क का है, तो देखते क्या लिखा है इन्होंने, देयर इज अ चैलेंज पास्ट पोज्ड फॉर, देखो इसीलिए मैं बोलता हूँ बोर्ड के पेपर में अटेम्प्ट करो, नोटबुक में मत अटेम्प्ट करो, रीड करने में तकलीफ होता है, फोटो क्लियर होना चाहिए। अब यहाँ पे ये फोटो देखो, इस वाले रीजन में फोटो ब्लर हो गया है। ठीक है, तो देयर वाज अ चैलेंज, ठीक है, स्पेलिंग थोड़ा सा ऐसे नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो एक सिंपल सा लाइन मारो और उसके नीचे लिख दो भैया कि हाँ ये स्पेलिंग क्या है, चैलेंज। आगे कोई तुमको मारने वाला नहीं है, डांटने वाला नहीं है, ऐसे कर सकते हो तुम। ठीक है, फिर भी पोज्ड फॉर आइसोटोप्स, देयर वाज अ चैलेंज फेस्ड होना चाहिए, यहाँ पे ज्यादा अच्छा लगेगा। इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, बिल्कुल सही है। ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में लिखा है आइसोटोप्स वर गिवन प्रॉपर प्लेस अकॉर्डिंग टू देयर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस। ठीक है, मतलब पॉइंट समझ में आ रहा है कि जो ये बोलना चाह रहे हैं कि आइसोटोप से रिलेटेड प्रॉब्लम था मेंडलीव में, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में सही हो गया था। क्यों सही हुआ था? क्योंकि वहां पे मास पे था इसलिए नहीं हो पा रहा था, लेकिन यहाँ पे एटॉमिक नंबर के बेस पे था तो सही हो गया था। द एटॉमिक मास ऑफ कॉपर एंड निकल वाज, ठीक है ये वाला भी एक पॉइंट सही है, रिगार्डिंग देयर पोजीशन
क्वेश्चन देयर वाज अ एम्बिग्विटी। देखो एम्बिग्विटी स्पेलिंग जरा लिखते टाइम ना ऐसा डार्क लाइट मत क्या करो, इस बात का प्लीज ध्यान रखना। बाकी सही है। कोबाल्ट एंड निकल वे गिवन प्रॉपर, बिल्कुल सही है। दूसरा है द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक मासेस, ये पीरियोडिक लॉ लिख दिया इन्होंने, ये भी बहुत सही है। अब लेकिन एक पॉइंट और लिख देते ना आप यहाँ पे, चौथा वाला करके, तो ये मुझे बहुत बेटर लगता, ठीक है, क्योंकि मैं अब जैसे आपने ये लिखा है, छोटे छोटे पॉइंट्स आपने लिखे हैं, तो मैं आपको यहां पे दे देता, ठीक है, कितने मार्क्स का है मान लो, तो मैं आपको यहां पे हाफ मार्क्स दूंगा, ठीक है, ये पूरे को, यहां पे मैं आपको हाफ मार्क्स दूंगा, यहां पे मैं आपको हाफ मार्क्स दूंगा। तो मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि जहां पे पॉसिबिलिटी है, अगर यहाँ पे कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती डिफरेंस बिटवीन की, जैसे आप बोल सकते थे कि भाई साहब जो मेंडलीव हैं, ठीक है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन को प्लेस करने में दिक्कत हो रहा था उनको, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी ये दिक्कत था, लेकिन बीच में रख दिया, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी, राइट। मेंडलीव ने क्या किया कि जो एलिमेंट्स थे उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक मास के हिसाब से रखा था, इन्होंने एटॉमिक नंबर के हिसाब से, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, तो वहां पे वो पॉसिबिलिटी का ध्यान रखना चाहिए। तो मैं इनको यहाँ पे 1.5 दूंगा, जो लगभग 2 हो ही जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इन्होंने क्वेश्चन नंबर 3 लिखा, मुझे ये नंबर लिखने वाला इनका चीज बहुत बेकार लग रहा है, बट अपने अब तक अगर आप बैच ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज ज्वाइन कर लो, उसमें टेस्ट सीरीज मिल रहा है आपको। एक्सप्लेन द टर्म, और सारे पेपर्स मैं ही चेक करने वाला हूं। एक्सप्लेन द टर्म रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट गिविंग एग्जांपल, तो देखते क्या लिखा है इन्होंने, द रिएक्टेंट इज रिटन ऑन द राइट साइड ऑफ द रिएक्शन, actually not right side, reactant is on the left side of the reaction, it is a substance which takes part in the reaction, ठीक है। the product is written on the left side, अब देखो यहाँ पे आपने गलती कर दी, of the reaction it is a substance formed from the result of the reaction, ठीक है। अब यहाँ पे ये reactant है और ये product है, not bad, but यहाँ पे भी 1.5 मार्क्स ही जाएगा, ठीक है, 1.5 मार्क्स ही मिलेगा, तो यहाँ पे भी मैं इनको 1.5 ही दूंगा। समझ गया ना आप, क्यों भाई सारी बातें सही है, मगर गड़बड़, बट मुझे क्या चाहिए था, क्वेश्चन देखो कैसा है, इसमें एक्सप्लेन द टर्म रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, जिसको इन्होंने सही से एक्सप्लेन नहीं किया, लेकिन एग्जांपल इन्होंने दिया है। अब वर्ड का मिस्टेक है, एक ही मार्क्स देना चाहिए, कायदे से तो एक ही मार्क्स देना चाहिए, ठीक है, क्योंकि एग्जाम्पल और वो सही दिया है, बाकी गड़बड़ है, तो 1.5 यहाँ पे 1। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है कि एक्सप्लेन द टर्म शॉर्ट सर्किटिंग, व्हाट डज शॉर्ट सर्किट लीड्स टू, द ओवरफ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू द इलेक्ट्रिकल, देखो अब यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे नहीं लिखना चाहिए, टीचर को तकलीफ होता है, ठीक है, थोड़ा जगह बचा लोगे तो क्या, मतलब छोड़ दोगे तो क्या चला जाएगा, टीचर को तकलीफ होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिजिकल स्टेट पेपर आगे पीछे है, सर्किट शॉर्ट सर्किट लीड्स टू ओवरलोडिंग, शॉर्ट सर्किट से ओवरलोडिंग होता है, क्या बात कर रहे हो, ड्यू टू दिस एक्सट्रीम हीट इज प्रोड्यूस्ड, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैन कैच फायर, ठीक है यार, 1 मार्क्स सही, एकदम मतलब प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो I'll go with 1 मार्क्स, और चलो ठीक है 1.5 कर देते हैं। बट यहाँ पे पॉइंट क्या है, देखो कि एक तो मुझे ये ब्लर के कारण सही से दिख नहीं रहा है, ठीक है, तो ये तो ऑनलाइन में है, इन्होंने फोटो सही नहीं लिया, अगली बार ये सही ले लेंगे, बट यहाँ पे पहले तो इनको शॉर्ट सर्किट का डेफिनेशन लिखना चाहिए था, फिर इनको लिखना चाहिए शॉर्ट सर्किट से क्या होगा, तो इन्होंने शॉर्ट सर्किट का डेफिनेशन लिखने की कोशिश की है, जो कि नियर अबाउट राइट है, ठीक है, और मुझे बस वो पता नहीं चल रहा है, और यहाँ पे अगर तुम देखोगे ना तो ये कैच फायर, शॉर्ट सर्किट के कारण फायर लग जाता है, वो भी इन्होंने लिखा है, तो मैं कैच फायर देख करके इनको नंबर दे दिया, ठीक है, आधा नंबर ज्यादा। चलो अब अगला वाला क्वेश्चन देखो क्या है यहाँ पे, अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या है, एवरीवन कैन यू पीपल सी, अगला है एक्सप्लेन लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड वेपराइजेशन, तो लेटेंट हीट मीन्स हिडन हीट, बिल्कुल सही पॉइंट है ये, ठीक है। द हीट नीडेड टू आइस टू कन्वर्ट टू लिक्विड इज कॉल्ड एज, अब यहाँ पे सॉलिड होना चाहिए और यहाँ पे लिक्विड होना चाहिए, इट्स कॉल्ड एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है। तो द अमाउंट, प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, राइट, प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है जो बुक में, ठीक है। द हीट नीडेड टू वाटर टू कन्वर्ट इनटू वेपर, तो यहाँ पे भी प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, बट फिर भी ठीक है, वी विल गिव हिम 1 मार्क्स। प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, आई वांट प्रॉपर डेफिनेशन, यहाँ पे जो लॉज होते हैं फिजिक्स में वहाँ पे आपको प्रॉपर डेफिनेशन लिखना चाहिए, बस थोड़ा सा आगे पीछे फिलर्स में थोड़ी दिक्कत होंगी तो चलेगा भैया। ये फिलर्स क्या होता है भैया, फिलर्स मतलब होता है जैसे एंड द वगैरह में कुछ गड़बड़ है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाकी आपका ओवरऑल सही होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। अब फिर से यहाँ पे वही गलती है, नए पेपर पे स्टार्ट करना चाहिए था, इन्होंने नहीं किया, ये गलती है, बट ठीक है, हम अभी आंसर्स में ज्यादा फोकस कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में अगर आप देखोगे तो हमने क्या 1 2 3 क्वेश्चन डाला था। एटॉमिक रेडियस गोज ऑन डिक्रीजिंग व्हाइल गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। तो पहला क्वेश्चन, व्हाइल गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियोडिक टेबल एटॉमिक नंबर
ऑफ अ एलिमेंट गोज ऑन इंक्रीजिंग, ठीक है, एटॉमिक नंबर बढ़ता है. अ न्यू इलेक्ट्रॉन गेट्स एडेड टू द आउटर मोस्ट सेल ऑफ द एटम. ड्यू टू दिस इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम इंक्रीजेस एंड इट अट्रैक्ट्स द आउटर मोस्ट सेल टुवर्ड्स इट एटॉमिक. तो ठीक है, ये भी परफेक्ट नहीं है बट ठीक है, थोड़ा सा और बेटर तरीके से लिखा जा सकता था कि इलेक्ट्रोनेगेटिव न्यूक्लियर फोर्स बढ़ जाता है, न्यूक्लियर अट्रैक्शन वगैरह बढ़ जाता है. और ये क्वेश्चन भी आई थिंक 2 मार्क का ही था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. 2 4 6, हाँ 2 मार्क का था. तो यहाँ पे भी इनको मिल जाएगा 1.5 मार्क्स. पॉइंट वाइज लिखते तो और ज़्यादा मिल जाता, बट 1.5 मार्क्स मिल जाएगा. ठीक है, और कुछ कुछ कीवर्ड्स मिसिंग है जो मुझे चाहिए होगा. बाकी कोई टीचर 2 मार्क्स दे सकता है, कोई 1 दे सकता है, कोई 1.5 दे सकता है. दैट रियली वैरीज. अब अगला क्वेश्चन क्या है? फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर मेंशन. अब बहुत सिंपल है. फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट्स आर रिटन बिलो द एलिमेंट आइडेंटिफाइंग इट्स स्टेट. इट इज टाटा. चलो ये बहुत बढ़िया लिखा है इन्होंने, मुझे अच्छा लगा. अगला वाला देखते हैं, एकदम सही लिखा है इन्होंने ये. नेक्स्ट दूसरा, अच्छा ये तो इन्होंने न्यूमेरिकल किया है. अब फिजिकल स्टेट ठीक है, वही वाला है. क्वेश्चन नंबर 3 जो इसका है वो क्या था? इफ क्रस्ट आइस इज प्रेस्ड एंड देन pressed the pressure is released, a lump of ice is formed. This happens due to regelation. बिल्कुल सही, यहीं पे 1 मार्क दे दूंगा मैं इनको. When pressure is exerted on the ice due to pressure becomes water. water नहीं, टेम्परेचर में चेंजेस होता है and become removing the pressure becomes ice. तो यहाँ पे सराउंड बिकॉज द सराउंडिंग टेम्परेचर थर्स. ठीक है, तो यहाँ पे टेम्परेचर में लिखना चाहिए था. वाटर नहीं हो जाता है, टेम्परेचर में बदलाव आता है. ठीक है, टेम्परेचर में बदलाव आता है, इस बात का ध्यान रखना है. चलिए, बट फिर भी 1.5 दे रहा हूं मैं. थोड़ा सा इसको बेटर तरीके से लिखना चाहिए था. जैसे इन्होंने रीजलेशन लिखा तो ये शायद रीजलेशन को एक्सप्लेन भी कर सकते थे. ठीक है, यहाँ पे जैसे क्या है, क्रस्ट ऑफ आइस, तो बोले दिस इज ड्यू टू रीजलेशन. और अब यहाँ पे जो एक्चुअली देखोगे ना, तो एक्सप्लेनेशन रीजलेशन का ही चाहिए. एंड मैं आपको रिकमेंड करूंगा सागर कि आप एक बार रीजलेशन पढ़ो कि क्या लिखा है रीजलेशन का टेक्स्ट बुक में. आप समझ जाओगे कि मार्क्स क्यों काटा है. फिर सेम प्रॉब्लम नए क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 4. अब क्वेश्चन नंबर 3 का ABC रहता, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 है तो उसको नए पेपर पे स्टार्ट करना चाहिए था. अब ये 2 न्यूमेरिकल्स है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा 2 न्यूमेरिकल्स है. पर्सन वेज 750 न्यूटन ऑन अर्थ, हाउ मेनी would his weight on the moon given that moon mass is 1/81 and earth radius is 1.37. अब देखो, मैं अगर सच्ची बताऊं तो जो भी एक समझदार बच्चा होगा उसको पता होगा कि ये इतने छोटे में ये क्वेश्चन का आंसर नहीं खत्म होगा. राइट, क्वेश्चन देखो क्या है, 750 न्यूटन है, उसका वेट मून पे दिया हुआ है 1/81. ठीक है, एंड अर्थ पे उसका रेडियस दिया हुआ है. अब इन्होंने क्या किया, देखो क्या लिखा, मास ऑफ. अब देखो, सबसे पहले बेटा ये न्यूटन में तूने लिखा हुआ, तूने मास लिखा है. ये मास है क्या? ये तो वेट है रे, ये तो वेट है. ठीक है, अच्छा दूसरी बात, वी नो दैट द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज 1/6 दैट ऑफ द अर्थ. 1/6 मास ऑफ. इज इट एक्यूरेट? देखो क्वेश्चन क्या है, अगर एक इंसान का जो वेट है वो 750 न्यूटन अर्थ के ऊपर है. ठीक है, तो व्हाट विल बी वेट ऑन मून? ठीक है, बिल्कुल सही बात है, 1/6 टाइम होगा मून पे. लेकिन यहाँ पे ये भी बोला है कि मून का मास अगर 1/81 है अर्थ के, एंड अर्थ का जो रेडियस वो इतना है, तब क्या होगा? अरे क्वेश्चन तो पढ़, ये तो देख कि क्वेश्चन कितने मार्क का है. ऐसे कैसे खत्म कर सकता है? 0. ठीक है, पहले ही मिस्टेक है. गिवन लिखने में, जो दिया हुआ था उसको लिखने में गलती कर दी. अगला देखो क्या है, एक इलेक्ट्रिक आयरन है, 1100 वाट पे चलता है. ठीक है, और उसको 2 घंटे चलाया जाता है, और अप्रैल के महीने में 5 रुपए. अब देखो टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है. ठीक है, अब पावर यहाँ पे 1100 वाट है, टाइम 2 आवर्स है. ठीक है, सॉल्यूशन 30 डेज होते हैं अप्रैल में, ये भी सही है, तो 60 घंटे चलेगा. बिल्कुल सही, कुछ गलत नहीं यहाँ पे. ठीक है, फिर यहाँ पे बोला है कि 1100 को 1000 से डिवाइड कर दिया तो 0 कट हो गया, 1.1 किलो वैट आ गया. ये भी सही किया. यूनिट फॉर द मंथ. अब यहाँ पे मुझे लास्ट वाले पे जाना पड़ेगा. ठीक है, लास्ट वाले पे जाना पड़ेगा इसका देखने के लिए. ये भी सही किया इसने, किलोवाट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जिस भी क्वेश्चन में यूनिट लिखा हो उसको किलोवाट में कन्वर्ट करना चाहिए. बट देखो मुझे अब यहाँ पे, ठीक है, इनके पेपर में, ये पहला पेपर था, इसको मैंने चेक किया था ना. हाँ, इसको मैंने चेक किया था. इसमें मार्क्स नहीं दिया क्या मैंने इसमें? चलो ठीक है, मार्क्स बाद में दे देंगे वापस, अगर किसी पे नहीं रहे. दिया तो था, वैसे दिया तो था. अरे यार, ये मार्क्स गायब हो जाता है. मैंने तो अभी चेक किया था, आप लोगों के सामने चेक किया था ना ये सारे पेपर. इसके मार्क्स कहाँ चले गए? इन्होंने पेपर आगे पीछे किया है शायद, माइट भी इसके लिए. फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट गिवन, ये भी मैंने चेक किया था, इसमें मैंने 2 मार्क्स दिए थे इनको. राइट, ओके, मूविंग फर्दर, आगे बढ़ते हैं.
अभी इनका जो लास्ट वाला पेपर है वो मुझे दिख नहीं रहा है। हाँ 1.1 इंटू 66 यूनिट्स होगा और 66 यूनिट को अगर मैं 5 रुपये से मिल रहा है, ठीक है चलो। बट थोड़ा इसका ना प्रेजेंटेशन, इम्प्रूव प्रेजेंटेशन बोलना चाहिए मुझे, इम्प्रूव योर प्रेजेंटेशन। तो इस पे तो मैं इसको दे दूंगा 2 मार्क्स, ठीक है, इसमें मैं इसको दे दूंगा 2 मार्क्स। 2 मार्क का ही था ना क्वेश्चन, 4 मार्क का टोटल था, 2 मार्क का था, ठीक है। तो इधर 2 मार्क्स मिल गया इनको। अब काउंट करते हैं टोटल मार्क्स, यहाँ पे 2 मार्क्स मिले हैं। ओके आजा, यहाँ पे 2 4 हो गया, ठीक है। यहाँ पे आई थिंक 1.5 दिया था मैंने, तो 4 और ये 5 हो गया, ठीक है। ये 6 हो गया, 7 हो गया और ये 8 हो गया, आधा आधा, ठीक है 8 हो गया। कभी कभी टीचर से काउंटिंग मिस्टेक भी होता है, तो 8 हो गया यहाँ तक। एंड 8 के बाद यहाँ तो 0 है भैया को, पेपर आगे पीछे कर दिया 8। फिर ये 9 हो गया, ठीक है 9.5, 9 या 9 के बाद इसमें इनको 5 मिले थे ना, तो 9 और 5 14, ठीक है। 9 और 5 14 होगा, क्योंकि 10 और 5 वो होता 14, ठीक है। यहाँ तक ये था और इसमें भी इनको 2 मिला था, राइट। तो 14 15 16 मार्क्स इनको। आई थिंक अगर मैंने सारे पेपर सही से गिने हैं 16 सारे, अगर मैंने सही से गिने हैं तो 25 में से 16, और ये वाला मैंने गिना था रिएक्टेंट इज रिटर्न ऑन द राइट हैंड साइड, और ये इसमें मैंने इसको 1 मार्क्स दिया था, ठीक है। 16 और 17, और इसमें हमने 1.5 दिया था, तो 16 और 1 17, 18.5 हो गया, ठीक है। नाउ दिस इज 18.5 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। फिर भी एक बार मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ कि मैंने सब काउंट किया कि नहीं है। ओके काउंट किया है, 18.5 मतलब 19 मार्क्स। तो देखो यहाँ पे मैं 19 मार्क्स अपडेट कर रहा हूँ आपके सामने, देखो वहाँ पे मिटाया मैंने, और मैंने आपके सामने यहाँ पे 19 मार्क्स अपडेट किया। अब जब मैं इसको सबमिट करूंगा एंड अपडेट करूंगा तो मेरे सामने एक ऑप्शन लिख करके आता है, दिस विल सेंड टू द इवेल्युएटेड स्कोर। ये बच्चे के पास चला जाएगा और इसको मैं बाद में चेंज नहीं कर पाऊंगा, तो मैंने सेव कर दिया। अब आप देख सकते हो कि जितने बच्चों ने मैंने बाकी लोगों को मैंने पेपर अटेंड करने के लिए मना कर रखा है, तो जितने भी बच्चे ने हमारे पेपर अटेंड किया है सीरियल नंबर से दिखा रहा है, ठीक है, कि किसने कब अटेंड किया है। यहाँ पे क्लियरली लीडर बोर्ड दिखाया जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें, अब थोड़े टाइम में ये अपडेट भी हो जाएगा। बट कैन यू सी कि एक बेटर तरीका है, ठीक है। यहाँ पे एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है जिससे बच्चे प्रैक्टिस कर सकते हैं। जब मैं आपका पेपर चेक करके देता हूँ तो आपको एक फीडबैक मिलता है। तो अब तक अगर आपने टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन किया है तो एटलीस्ट टेस्ट सीरीज, और अगर आपके पास टाइम है आप डेली मेरे को 2 घंटे दे सकते हो, सुबह 5:30 से 6:30 और रात को 9 बजे से 10 बजे तक। तो आप प्लीज 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 मेरे बोलने पे आरंभ बैच ज्वाइन कर लो, ठीक है। इस आरंभ बैच में टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड है। इसका प्राइस अभी 2052.55 दिखा रहा है, जब 20% ऑफ है तो। बट यहाँ पे एक विनर नाम का कोड है, इस पे अगर आप क्लिक कर दोगे तो ये कूपन आपका अप्लाई हो जाएगा। सेम आप फोन में भी यही प्रोसीजर करोगे, और जो आपका प्राइस है वो 1539.41 रुपीज हो जाएगा। दिस इज फॉर इंटायर 6 मंथ। ये 6 महीने तक है, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता। अगर आपने अब तक हमारा मोबाइल ऐप डाउनलोड नहीं किया तो आप इस लिंक पे क्लिक करना, डिस्क्रिप्शन में नीचे लिखा रहेगा आरंभ बैच, और उस पर क्लिक करने के बाद आप गेट इट ऑन गूगल प्ले ऐसा लिख के आएगा आपको मोन में। उस पर क्लिक करके आप गूगल प्ले से हमारा ऐप डाउनलोड कर लेना, और वहां से आप सिंपली जाकर के इसको परचेस कर सकते हो। अगर आज तक आपने ऑनलाइन कुछ भी खरीदा है तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट ज्वाइन कर चुके हैं, ठीक है। आप भी आ जाओ, मजा आ जाएगा। बट 100 स्टूडेंट नहीं हुए। जब 100 स्टूडेंट हो जाएंगे तो ये विनर वाला जो ऑफर चालू है, कूपन कोड चालू है, ये बंद हो जाएगा। तो ये एक पहचान है कि 100 स्टूडेंट हो गए। ये अगर नहीं हुआ है तो 100 स्टूडेंट नहीं हुए हैं, खत्म नहीं हुआ है तो 100 स्टूडेंट नहीं हुए। अब जो टेस्ट सीरीज है उसमें सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों है, ध्यान से सुनना। इसके अंदर देखो क्या क्या इंक्लूडेड है। लाइव क्लासेस होगा, इसमें खाली साइंस नहीं है, साइंस, सोशल स्टडी, इंग्लिश का राइटिंग स्किल और ग्रामर, ठीक है, मैथ्स 1 मैथ्स 2, ठीक है। ये इतने सारे सब्जेक्ट है। सोशल स्टडी में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस। अब देखो मैथ्स, इंग्लिश और जो साइंस है वो तो सेमी इंग्लिश वालों का भी किस लैंग्वेज में, इंग्लिश में ही है ना, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। खाली एक सोशल स्टडी के चक्कर में मत सोचना। और टेस्ट सीरीज जो आपका टेस्ट पेपर चेक करके मिलेगा, उससे जो आपको फीडबैक मिलेगा वो बहुत हेल्प करेगा। ऑब्जेक्टिव भी टेस्ट है, सब्जेक्टिव भी टेस्ट है। अगर टेस्ट सीरीज की मैं बात करूँ तो टॉपर वाला कोड लगाना, इससे जो आपको टेस्ट सीरीज है वो आपको 299 में मिल जाएगा, अगर आपको केवल और केवल टेस्ट सीरीज खरीदना है। यही टेस्ट सीरीज यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट इंक्लूडेड है, ठीक है। एंड साथ ही साथ यहाँ पे बहुत सारे लाइव क्लासेस हो रहे हैं डेली बेसिस पे। तो दिस इज द राइट टाइम। आई वॉन्ट यू ऑल पीपल टू ज्वाइन आरंभ बैच, और मिलकर के मचाते हैं यार, एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर लाते हैं। तो अब जो लोग एक्शन लेने वाले हैं उन लोगों का मैं स्वागत करने के लिए रेडी हूँ आरंभ बैच में। जब आरंभ बैच आप परचेस कर लोगे ना तो आपको हमारे ऐप के अंदर, और आपने जो ईमेल आईडी डाला होगा उस ईमेल आईडी पे एक इनवॉइस जाएगा, ठीक है। उस इनवॉइस पे मेरा मोबाइल नंबर लिखा रहेगा। ये जो मेरा फोन है ना,
ठीक है, इस फ़ोन का ना मोबाइल नंबर लिखा रहेगा, तो अगर आपको कोई भी क्वेरी होता है तो आप मुझे सीधे कॉल करके पूछ सकते हो। आई होप कि इट्स क्लियर। एक बार सागर ने बहुत अच्छा पेपर अटेम्प्ट किया, उसकी हैंडराइटिंग मुझे काफ़ी अच्छी लगी, तो सागर वेरी गुड, एंड बाकी लोग भी आ जाओ, ज्वाइन कर लेना। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, हैप्पी लर्निंग।